मोबाइल में निकाल के दें। तो इसमें अब एक्सरसाइज का सवाल आज बताते हैं। पांच क्वेश्चन हो ही गया है। आज हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्नावली 4.6 ना है जी। चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.6। हमने कल बताया था प्रश्नावली 4.6 में से इसका तो क्वेश्चन नहीं था, मनोहर रे का क्वेश्चन था, लेकिन शुरू हमने कर दिया था कि 3 चर राशियों वाले समीकरणों को आव्यूह विधि से कैसे हल करेंगे। तो इसके लिए कल क्वेश्चन बताया गया था। इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नावली 4.6। ठीक, हम कहे थे तुम लोग को घर से बनाने के लिए कि 7 के बाद इधर बनाने का प्रयास करना। जो शुरुआत का दिया है 1 से 6 तक, इसमें समीकरण निकायों में हमको संगत और असंगत छांटना है। तो संगत असंगत छांटना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा काम है। मेन काम है समीकरण को हल करना आव्यूह विधि से, क्योंकि यही बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर का पूछा जाएगा। तो हल जो दिया गया था हो गया है पाँचों, पाँचों आंसर तुम उसमें मान रख न लो, एक्स वाई जेड का मान समीकरण में रख लो और देखो दाहिने साइड में बराबर आ रहा है कि नहीं, हो गया, उत्तर मिला ले सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, हम पहला में से एक बता रहे हैं। पहला है कि x + 2y = 2। पहला क्या है, x + 2y = 2 और 2x + 3y = 3। पूछा है प्रश्न में 1 से लेकर 6 तक में कि बताइए कि कौन सा समीकरण संगत है और कौन सा समीकरण क्या है, असंगत है। संगत किसे कहेंगे पहले समझ लीजिए। जो हल होने वाला होगा ना वही संगत होगा, और जो नहीं हल होने वाला होगा वो संगत नहीं होगा। लेकिन इसको देख के तो पता चल नहीं रहा है। तो हमको संगत असंगत चेक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि इसको पहले सजा लीजिए। जैसे हम लोग ए एक्स बी 3 तरह का आव्यूह निकाले थे ना। ए क्या निकाले थे बताइए, ए जल्दी बोलिए। उपरोक्त समीकरण से आव्यूह ए क्या होगा, 1 2 1 2, और क्या हो जाएगा 2 3, यही ना होगा 2 3। एक्स बताइए, एक्स तो जिसका मान ज्ञात करना होता है वही होता है। अब ये 2/2 का मिल रहा है। बी बताइए कितना हो जाएगा 2 3। इतना तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब हमको ये देखना है कि क्या जब ए हम निकाले हैं तो यहाँ से ए इनवर्स संभव है कि नहीं है। जैसे जब आप सवाल बनाएंगे तो x = होता है a इनवर्स b, ए ना मेन सूत्र होता है जी। हम a इनवर्स निकाल के b में गुणा कराते हैं और x वाला जो यह होता है आव्यूह, इससे तुलना करा देते हैं, x y का मान निकल जाता है। तो क्या a इनवर्स b संभव है यहाँ से? इसको चेक करने के लिए हम पहले इसका सारणी का मान निकालते हैं ना पहले, तब ना इनवर्स एडजॉइंट निकालेंगे फिर इनवर्स निकालेंगे, वो तो बात की बात है। पहले ये निकालते हैं, इसको निकालेंगे तो आप 3 गुणा कर लेंगे इसे, 3 कन है अब माइनस 2 दूना, रिजल्ट कितना आया, तो ये 0 तो नहीं आया है। अगर 0 नहीं आया है इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स बनेगा, इनवर्स बनेगा ना। तो ए इनवर्स बनेगा तो लिखेंगे कि चूंकि ए इनवर्स संभव है, ए इनवर्स संभव है, माने यहाँ से ए इनवर्स हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसलिए जो समीकरण है वो कैसे होंगे, संगत होंगे। इसलिए समीकरण कैसे होंगे, संगत। लेकिन अगर 0 आ गया, अगर 0 आ गया तो संगत होगा नहीं, तब ए इनवर्स संभव नहीं होगा। और जैसे ही ए इनवर्स संभव नहीं हुआ वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो इसे ना हल नहीं करना है, बस ये चेक करना है कि ये समीकरण जो दिए जा रहे हैं ना ये संगत है कि नहीं है।
तो ये संगत है ना, माने ये दोनों समीकरण क्या होगा, हल हो जाएगा, इसका कुछ ना कुछ मान निकलेगा। समझ में आ रहा है? इसको मिटा दें, मिटा दीजिए। इसमें है क्या, कुछ नहीं, एक कल। अच्छा, इसका भी तो उपयोग कहाँ हुआ, मैं हमारा काम तो केवल ए से चल गया। हाँ, अगर वो 3 वाला मतलब बनाएंगे और उसमें वो पहले में 0 आ गया तो 3 वाला बना के हम दिखा रहे हैं, तुम परेशान ना हो। बोले 2 वाला पर क्लियर करो कि हुआ कि नहीं हो तुम्हारा। उसमें भी कम वही करना है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा प्रसार करेंगे तो एक लाइन अधिक जाएगा, यही ना होगा, बाकी तो कुछ होगा नहीं। तो दूसरा छोड़ दें, चौथा देखते हैं सीधे। बोलो जी, चौथा देखें। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा में क्या दे रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2। उसके बाद ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल टू 4। ये हुआ, ये 3 समीकरण हो गया ना। इसके लिए पहले हम आव्यूह ए बनाए, आए आव्यूह लिखेंगे उपरोक्त समीकरण से, उपरोक्त समीकरण से आव्यूह ए कितना होगा, 1 2a, ये ना होगा 1 3 a 1 2 2a, ये ना होगा जी। अभी बन गया। इसका पहले प्रसार कर देते हैं, bx लिखने का कोई विशेष मतलब तो है नहीं। वन, ठीक है, पहले स्तंभ से प्रसार करते हैं। तो 3 दूना 6a माइनस 2a, पहले यह गुणा फिर यह गुणा, तब सेकंड वाला लिखते हैं -2। तो 2 जिस पंक्ति में है वो पंक्ति, जिस स्तंभ में है वो स्तंभ, 2a माइनस ए ना होगा, तो 2a माइनस ए, तब आगे लास्ट में a पर प्लस a, तो प्लस ए लिखेंगे तो अब इसका पंक्ति, इसका स्तंभ 2 माइनस 3 कितना आया बताइए। 6a में से 2a गया तो 4a बचा, अब 4a का गुणा कर देंगे a में तो 4a, 2a में से a गया तो केवल a बचा, a का गुणा कर देंगे -2 में तो -2a हो जाएगा। 2 में से 3 गया तो -1 बचा, उसमें गुणा करेंगे तो ये -a हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखिएगा, -2a -3a, अब 4a में से 3a घटेगा तो केवल 1a बचेगा जो कि 0 नहीं है। यदि 0 नहीं है तो a इनवर्स संभव है, लिखेंगे तो a इनवर्स संभव है, यहाँ पर a इनवर्स मिलेगा। अतः जो समीकरण होंगे वो कैसे होंगे, संगत होंगे। समीकरण कैसे होंगे, संगत होंगे। कोई दिक्कत इसमें, लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको। अब देखिए 7 से लेकर 14 तक लिखा है ना, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। बोलिए कौन बताएं, आव्यूह विधि से बोलो जी। 7वां 8वां 9वां है तो 2/2 का बनेगा, 10वां भी आपका 2/2 का बनेगा, 11वां बनेगा 3/3 का है? तो 2/2 वाला छोड़ दें कि एक 2/2 में से बता दें, 3/3 वाला बताते हैं। देखिए कौन बताए, 11 12 13 14, 11 ही देख लीजिए। अच्छा 2/2 में कुछ अलग तो नियम है नहीं, जो 3/3 का होगा वही 2/2 का होगा, लेकिन और छोटा हो जाएगा 2/2। किसमें
इसमें नहीं है किसी में, इसमें किसी में नहीं आएगा। ऊपर दिया कॉल कीजिए ना, मैंने नहीं आएगा, वो अपने सेट करके दिया होगा। 11 आपका है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3/2 समीकरण 2 हो गया, ये ना जी। अब तब दे रहा है कि 3y माइनस 5z, तो उसको लिख दे रहे हैं 0x प्लस 3y माइनस 5z बराबर 9। ये समझे है ना, x नहीं दिया है तो 0 कर दिए हैं ताकि अभी बनाने में समस्या नहीं होगा। अब बनाइए यहाँ पर अभी उपरोक्त समीकरणों से अभी ए बराबर कितना हो जाएगा 2 1 0 2 1 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2 3 शांत शांत 2 नहीं है, जेड है 1 1 1 माइनस 1 माइनस 5 1 माइनस 1 माइनस 5, हाँ तारा लौकी होगा। और x यहाँ से क्या बनाएंगे x y z, और b क्या बनाएंगे 1 3/2 9। यहाँ तक तो ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना है। तो पहले हम सारणिक a का मान निकाल दें, जो आपका माड a जैसा दिखता है, इसको निकाल दिया जाए। इसी को लेके निकालते हैं, पहला पंक्ति लेके निकाले ना, तो पहला स्तंभ लेके निकालते हैं तो 2। अब 2 के लिए ढकाएगा, देखिए 5 दूना तो ये तो प्लस 10 हो गया, माइनस 3 3 करने 3 माइनस 3 होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, सेकंड वाला निगेटिव होता है तो इसका स्तंभ इसका पंक्ति 5 एकने -5 और 3 एकने -3, थर्ड वाला 0 है, 0 हो जाएगा। तो 10 3 13 दूना -8 होगा ना, -5 -3 -8, आइए +8 हो जाएगी, 1 से गुणा कर 26 और 8 34, एक चीज तो निकल गया 34। अब क्या निकाला जाए, अब निकालेंगे A11। तो A11 सबसे पहले पॉजिटिव लिख देते हैं। A11 के लिए क्या करेंगे, हम ढकेंगे ना इसको, पहले पंक्ति का पहला एलिमेंट 5 दूना 10 और -3, तो 10 अब +3 हो जाएगा, वो कितना जाएगा 13। A12 जल्दी बताइए, A12 यह पंक्ति यहाँ पर ना पहुँच गए हैं, -5 -0 -5 लेकिन 2 1 3 है, आगे लग जाएगा माइनस, तो यहाँ से बनेगा -5, आगे का माइनस उसको क्या कर देगा +5, तो प्लस नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A13 तो ये तो प्लस हो जाएगा ना। अब A13 यहाँ 1 के पास आ गए, तो 1 का पंक्ति 1 का स्तंभ 3 - 0 ये हो जाएगा 3। A21 तो इसका तो माइनस लगेगा ना, A21 यहाँ आ गए हैं, इसको ढकिए -5 और -3, तो -5 -3 ये हो जाएगा +8, -8 होगा, आगे का माइनस उसका कर देगा +8 कर देगा। A22 प्लस होगा, यहाँ पर आएगा, देखिए 22 दूसरे पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, इसको ढकिए, इस पंक्ति को इस स्तंभ को, तो ही बचेगा ना -10 -0 रिजल्ट आ जाएगा -10। A23 तो माइनस में ना होगा, 23 है तो यहाँ पर आ गया ना, इसको ढकेंगे ना, 3 दूना 6 6 - 0 6 ये तो समझ में आ रहा है ना। इसमें A31 ये तो प्लस में ही होगा, A31 0 पर आ गया ना, रखिए -1 और -2 होगा, लेकिन घटाव होता है ना उसमें, तो -1 अब प्लस क्या हो जाएगा 2,
हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2 होगा, लेकिन घटाते हैं तो प्लस हो जाएगा। रिजल्ट आपका हो जाएगा 1, A32 माइनस हो जाएगा, 32 आ गया हम यहाँ पर। तो ये पंक्ति या स्तंभ है ना, रखेगा -2 और -1, -2 -1, ये आ जाएगा +3 हो जाएगा। और A33 ये भी तो पॉजिटिव होगा, यहाँ पर आ गया ना, -4 -1, -4 -1, रिजल्ट हो जाएगा -5। 3 3 है तो आगे प्लस रहेगा, प्लस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2 3 में क्या है? कहाँ 2 3 में? 2 3 मैंने यहाँ पर ना, तो इसका स्तंभ, इसकी पंक्ति, तो 3 दूना 6 -0 यहाँ पर है, तो ये ढकाएगा, आई ढकाएगा, ये ना बचेगा, 3 दूना 6 -0, यही ना देखा तू, खूब देखा। हाँ हाँ घटाओ घटाओ घटाओ, खूब घटाओ तू, देख तनी खत्म हो जी, तू घटावते जोड़ते रह जी। -2 है ना बीच वाला, हाँ हम उसके ऊपर लगा रहे थे उसको। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या निकाल दें? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट का तरीका बताए हैं, पहला वाला सब रख दीजिए पहले स्तंभ में, तो 13 5 8, 13, अच्छा यहाँ पर, हाँ 13 5 3, तब 2 2 2 वाला एक में, तो 8 -10 -6, 8 -10 -6, 1 3 5, 1 3 -5, तो ये निकला है ज्वाइंट है। अब निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या रहेगा? ए इनवर्स इक्वल टू 1 सारणिक ए एडजॉइंट ए। तो 1 सारणिक ए कितना आया है जी? 34 आया है ना। तो 1/34 से हमें गुणा करना पड़ेगा, सब में गुणा किया जाएगा। इतना पहले छापो फिर गुणा करते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू 1 सारणिक ए और एडजॉइंट ए। तो कितना आया था जी मानो? इसका 34 आया था, प्लस की माइनस? प्लस में था। सारणिक का मान रखिए, अभी का मान रखिए एडजॉइंट ए। 13 5 3, 13 5 3, 8 -10 -6, 8 -10 -6, 1 3 -5, 1 3 -5। अब गुणा करा दिया जाए, तो गुणा कराएंगे तो कितना होगा जी? देखिए तो 13/34, 13/34, 13/34, ये हो जाएगा 8/34। नहीं कटाएंगे, नहीं कटा नहीं रहे हैं, सबका बटा 34 रहेगा ना। तो लास्टों में जोड़ने में हमको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। जब गुणा करेंगे तो हमको गुणों में जोड़ना पड़ता है ना, तो सबका बटा 34 रहेगा, तो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, सीधे जोड़ देंगे, वो फायदा रहेगा। इधर हो जाएगा 1/34, इधर 5/34 माइनस 10/34, 3/34, 3/34, फिर से ना है -6/34 और -5/34। ये क्या निकला? ये निकला है ए इनवर्स। और मेन फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू ए इनवर्स बाई ए, नया खोज, अरे नया खोज बैन कर। x इक्वल टू ए इनवर्स बी। हाँ देखो बुझाता भी तारा, लगन कम खींचो, लगन कम खींचो तब बुझाइए। क्या ऐसे कर रहा है? टेंशन ढेर बा का है? फोन नहीं लगा क्या तुम कर रहा? ध्यान तुम्हारा कहाँ है? ए इनवर्स बी हम शुरू किए तभी लिख दिए ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स से देखिए, तो ए इनवर्स का मान रखिए। चलिए हो गया 13/34, 8/34, 1/34, 13/34, 8/34, 1/34।
5/34 5/34 माइनस 10/34 और 3/34 फिर 3/34 3/34 माइनस 6/34 माइनस 5/34 ये हो गया। अब b में गुणा कराएंगे ना, b कितना है ये बोलो 1 3/2 9 देखिए गुणा कराइए x y z गुणा कराने का तरीका क्या है, इसका पंक्ति उठाते हैं उसके स्तंभ से गुणा कराते हैं। तो 13/34 का 1 में गुणा कराएंगे तो 13/34 अब प्लस 8/34 का गुणा करना पड़ेगा 3/2 में 8/34 गुणे 3/, तो 2 चौके 8 कर दो यहाँ पर, ठीक है। 4 3 12/34 हो जाएगा 12/34 आप प्लस 1/34 से गुणा 9 में ना होगा तो प्लस 9/34 इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब अगला वाला दूसरा स्तंभ फिर पंक्ति दूसरा पंक्ति इधर का स्तंभ तो 5/34 है, 1 में गुणा करना है तो 5/34 रह जाएगा और तब प्लस ना होना चाहिए लेकिन देख रहे हैं कि माइनस है तो माइनस 10/34 का गुणा करेंगे 3/2 में तो 2 पचे 5 3 15/34 और 3/34 का गुणा 9 में हो जाएगा जी तो 3 9 27/34 और बोलो तीसरा वाला गुणा 3/34 हाँ माइनस 6/34 6/34 और गुणा होगा 3/2 से 2 3 3 3 9/34 फिर तीसरा वाला में तो गुणा ही होगा तो माइनस 9 5 45/34 इतना तो ठीक है। अब लिखेंगे x y z सब मिला के एक अवयव बनाएंगे कट नहीं ना रहा जी। 13 12 नीचे का एलसीएम पूरा नीचे का पूरा बराबर है 13 12 कितना होता है 13 12 25 आप 25 9 तो 34/34 1 हो गया। इसका देखिए प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा तो 27 आप 5 अब 32 में से 15 घट गया 17 तो 17/34 होगा तो 17/34 मतलब कि 1/2 ये ना जी 1/2 यहाँ पर देखिए -45 -9 -54 और 3 में से 54 घटेगा -51 कितना होगा -51/34 -51/34 यही ना होगा और 17 3 51 और 17 दूना तो -3/2 तो हम कह सकते हैं तुलना करने पर x बराबर 1 y बराबर 1/2 z बराबर -3/2। अब ये सही है कि नहीं है इसके लिए क्या करना पड़ेगा जो समीकरण दिया उसमें मान रखिए मान रख के चेक कर लीजिए। नींद लग रहा है नींद तुमको भी लग रहा है तो क्या करें नींद पर कंट्रोल करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 है कि 4 kg प्याज ध्यान देना 4 kg 3 kg गेहूँ 2 kg चावल का मूल्य 60 रुपया है। आगे लिख रहा है 2 kg प्याज 4 kg गेहूँ और 6 kg चावल का मूल्य 90 रुपया है। फिर लिख रहा है कि 6 kg प्याज 2 kg गेहूँ नहीं छोड़ दिया 2 kg गेहूँ 2 kg गेहूँ और 3 kg चावल का मूल्य 70 रुपया है। तो अभी विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति kg ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे अलग अलग तो किसी का दाम पता नहीं है तो प्याज का रेट 100 रुपया मान लेंगे 100 रुपये किलो प्रति kg, गेहूं का y रुपया और चावल का z रुपया ऐसे मान लेंगे। तो लिखेंगे माना
माना प्याज की कीमत कितना मान लें, x रुपए प्रति केजी, ठीक है। या गेहूं का मूल्य, सबसे बढ़िया प्याज का मूल्य लिखिए, प्याज का मूल्य x रुपये प्रति केजी। गेहूं का मूल्य कितना मान लें, y रुपए प्रति केजी, तथा चावल का मूल्य z रुपए प्रति केजी है। तो प्रश्नानुसार पहला कंडीशन में क्या कह रहा है, को केजी प्याज है, 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं, 2 केजी। तो जब प्याज का दाम 100 रुपया प्रति केजी है तो 4 केजी का दाम कितना हुआ, 4x हो जाएगा, 4x। गेहूं का मूल्य 11, चलिए गेहूं का मूल्य को रुपये किलो है जी, y रुपये है, तो 3 किलो ना पहले कंडीशन में गेहूं है तो को किलो हो जाएगा, 3y। उसके बाद चावल z रुपये केजी है ना, चावल 2 किलो है तो 2z। और दाम निकालो ना, जब गेहूं प्याज का मूल्य 100 रुपया प्रति केजी है, 4 किलो का निकालना है तो 4 से क्या कर देंगे, गुणे ना करेंगे, तो 4x। गेहूं का मूल्य y रुपये प्रति केजी है, को किलो गेहूं है, 3 किलो, तो गुणा कर देंगे तो 3y। चावल का मूल्य z रुपये प्रति किलो, 2 किलो चावल है तो 2 से गुणा कर देंगे। यही सब जोड़ के कितना हो रहा है, यही सब जोड़ के 60 रुपया हो रहा है। तो समीकरण 1 तो बन गया। सेकेंड कंडीशन में 2 केजी प्याज है ना, माने 2x प्लस 6 केजी ना 4 केजी गेहूं है मतलब 4y, 6 केजी चावल है तो 6z। को रुपया हो जा रहा है, 90। समझ में आ रहा है, बड़ी 10 में इस तरह के इक्वेशन बनाए होंगे। अगले कंडीशन में 6x प्लस 2y प्लस 3z, को रुपया 70। समीकरण 3 कंडीशन बन गया, 3 समीकरण दे दिया। अब तो आगे हल हो जाएगा इसके। प्रति केजी मैंने को रुपये की, वो मिस्टेक कर दिया है, गेहूं होना चाहिए वहाँ पर। तो इसको लिख लीजिए और इसका a बनाएंगे, b बनाएंगे और x बना लेंगे, बना करके इसको हल कर देंगे। अब हम लोग नया लेसन चालू करेंगे इसमें। इसको माने ना पूरा खत्म हो गया। ध्यान रखना, परीक्षा में 8 नंबर का एकदम आएगा। 5 हली का इस एक्सरसाइजों में से 8 नंबर का आएगा। सारणिक छोड़ दो, खलिया 4.6 से 8 नंबर का आएगा। ये एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा 8 नंबर का। 5 को भी